तो आज के इस टेक्निकल ब्रेकडाउन में हम एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लिटरली मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। यह है हमारा अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक गेटकीपर, मॉसफेट। बिना किसी डिले के सीधा इसके कॉम्प्लेक्स फिजिक्स और मैकेनिक्स के अंदर डाइव इन करते हैं और इसे डिटेल में समझते हैं। आज का हमारा ये रोड मैप काफी स्ट्रक्चर्ड होने वाला है। सबसे पहले मॉसफेट से एक बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसकी फिजिकल एनाटॉमी, उसके बाद उसके वर्किंग प्रिंसिपल और एडवांस्ड मैथ को हम सिस्टमैटिकली तोड़कर समझेंगे, और आखिर में इन सभी माइक्रोस्कोपिक कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के साथ कनेक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। मीट द मॉसफेट, द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉनिक स्विच। मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब नाम भले ही लंबा लग सकता है, पर एसेंशियली ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज का इस्तेमाल करके करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल किसी इलेक्ट्रॉनिक वाल्व की तरह। इस वाल्व में 4 मेन टर्मिनल्स होते हैं: सोर्स, गेट, ड्रेन और बॉडी, जिसे हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। आज की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्विचिंग और एम्प्लीफिकेशन के लिए ऑनेस्टली इससे ज्यादा यूज होने वाला कोई और सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है। अब इन दो प्राइमरी मोड्स को विजुअली कंपेयर करते हैं। एक तरफ है एनहांसमेंट मोड, जो नेचुरली ऑफ रहता है। इसमें गेट पर वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ही चैनल क्रिएट या एनहांस होता है। और दूसरी तरफ है डिप्लीशन मोड, जो नॉर्मली ऑन रहता है, क्योंकि वहां फिजिकल चैनल पहले से मौजूद होता है और गेट वोल्टेज अप्लाई करके हम उस चैनल को डिप्लीट या ब्लॉक करते हैं। पर यहां सबसे क्रूशियल टेक अवे पता है क्या है? वो ये कि इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स में सबसे ज्यादा एन चैनल एनहांसमेंट मॉसफेट यानी एनमॉस का ही यूज होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से फार सुपीरियर होती है, जो इसे एक्सेप्शनली फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन तो हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। एनाटॉमी ऑफ अ ट्रांजिस्टर, द फिजिकल स्ट्रक्चर। अब एक्चुअली देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड एनमॉस ट्रांजिस्टर फिजिकली बनता कैसे है। एक एनमॉस का फिजिकल स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप काफी प्रिसाइज होता है। सबसे नीचे बेस में एक पी टाइप सबस्ट्रेट होता है, जिसे बॉडी कहते हैं। फिर उसके ठीक ऊपर 2 हेविली डोप्ड N+ रीजन्स बनाए जाते हैं। ये हमारे सोर्स और ड्रेन होते हैं। उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, गेट ऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक अल्ट्रा थिन इंसुलेटिंग लेयर होती है, और इस ऑक्साइड के ठीक ऊपर डिपॉजिट किया जाता है पॉलीसिलिकॉन या मेटल, जो फाइनल गेट टर्मिनल बनाता है। ये जो गेट ऑक्साइड लेयर है ना, ये एज अ बैरियर एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस बैरियर का इम्पैक्ट एक्चुअली कितना बड़ा है। इस मैसिव नंबर पर एक बार गौर कीजिए, 10 बिलियन ओम्स भी ज्यादा। ये इमेंस इनपुट इंपीडेंस सिर्फ और सिर्फ उसी पतली सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर की वजह से आती है। इस इंसुलेटर के कारण गेट टर्मिनल पूरे सर्किट से बिल्कुल अलग थलग रहता है, जिसका नतीजा ये है कि गेट टर्मिनल प्रैक्टिकली ना के बराबर करंट ड्रॉ करता है, पर फिर भी पूरे सिस्टम के करंट फ्लो को इफेक्टिवली कंट्रोल कर लेता है ना कमाल की बात। अब इन फिजिकल लेयर्स से आगे बढ़ते हैं और उस फंडामेंटल मैकेनिक्स पर आते हैं जो इस पूरे डिवाइस को चलाता है। सेक्शन 3, द वर्किंग प्रिंसिपल, द माइक्रोस्कोपिक मैकेनिक्स। आखिर ये इलेक्ट्रॉनिक गेटकीपर इस वाल्व को खोलता और बंद कैसे करता है? इन क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स को समझना बेहद जरूरी है। स्टेप 1 है एक्यूमुलेशन और डिप्लीशन फेज। देखिए, जब गेट वोल्टेज 0 या नेगेटिव होता है, तब 2 बैक टू बैक पीएन जंक्शंस करंट के फ्लो को पूरी तरह ब्लॉक रखते हैं। पर जैसे ही वोल्टेज थोड़ा पॉजिटिव होता है, होल्स रिपेल होते हैं और वहां एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। फिर आता है स्टेप 2, इन्वर्जन फेज। जब गेट वोल्टेज एक स्पेसिफिक लिमिट, जिसे थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, उसको क्रॉस करता है, तो सबस्ट्रेट के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स अचानक से सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन कहते हैं। ये अट्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स सोर्स और ड्रेन के बीच एक मजबूत एन टाइप चैनल बना देते हैं, और एक बार ये चैनल फॉर्म हो गया तो समझ लीजिए इलेक्ट्रिकल वाल्व इफेक्टिवली खुल गया। चलिए अब मैथ्स की तरफ चलते हैं। सेक्शन 4, ऑपरेटिंग रीजन्स और एडवांस्ड मैथ्स। अब देखिए, एक आइडियल टेक्स्ट बुक का कट ऑफ रीजन सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, पर सबमाइक्रोन और नैनोस्केल फिजिक्स की अजीब दुनिया में आते ही रियलिटी और ये इक्वेशंस अचानक से बहुत मेसी हो जाती हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन यानी CLM को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती है।
आइडियल दुनिया में क्या होता, सैचुरेशन रीजन में करंट बिल्कुल कांस्टेंट रहना चाहिए था। पर इस फॉर्मूला में इस लैम्डा टर्म पर ध्यान देना जरूरी है। रियल वर्ल्ड नैनो स्केल डिवाइसेस में जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ता है तो इफेक्टिव चैनल लेंथ फिजिकली थोड़ी छोटी हो जाती है। चैनल श्रिंक होने की वजह से करंट कांस्टेंट रहने के बजाय एक्चुअली बढ़ने लगता है। इस इक्वेशन के अलावा कुछ और एडवांस्ड पैरासाइटिक इफेक्ट्स भी हैं जिन्हें नैनो स्केल इंजीनियर्स को लाजमी कैलकुलेट करना पड़ता है। पहला तो हमने अभी देखा चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन। दूसरा है बॉडी इफेक्ट। अगर सोर्स और बॉडी के बीच का वोल्टेज अलग हो तो अचानक से थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ जाता है, जिससे स्विच को ऑन करना और भी मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, जो कि आज के डिजिटल सर्किट्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक है, सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन। गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम होने के बावजूद एक मामूली लीकेज करंट लगातार बहता रहता है, और दरअसल इसी सब थ्रेशोल्ड लीकेज की वजह से हमारे स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स के डिजिटल सर्किट्स में मैसिव पावर डिसिपेशन होती है। अब इन माइक्रोस्कोपिक इक्वेशंस और पैरासिटिक इफेक्ट से थोड़ा पीछे हटते हैं और मैक्रो स्केल पर इसका इम्पैक्ट देखते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस पावरिंग मॉडर्न टेक। आखिर ये छोटा सा मैथ हैवी कंपोनेंट हमारी मॉडर्न दुनिया को चलाता कैसे है? ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस मेनली 3 इंजीनियरिंग डोमेन्स में डिवाइडेड है। पहला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां बीमॉस और एनमॉस मिलकर फेमस सीमॉस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। इनका प्राइमरी यूज माइक्रोप्रोसेसर्स और रैम में होता है, जहां इनकी स्टैटिक पावर प्रैक्टिकली 0 रहती है, जो कि एक ह्यूज एडवांटेज है। दूसरी कैटेगरी आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहां वर्टिकल स्ट्रक्चर वाले मॉसफेट्स, इन्वर्टर्स और एसएमपीएस में हाई वोल्टेज स्विचिंग को हैंडल करते हैं। और तीसरा डोमेन है एनालॉग सर्किट्स, जहां इसके हाई इनपुट इंपीडेंस का फायदा उठाकर इसको ओप-एम्प्स और आरएफ एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड इनके बिना पूरी तरह अधूरा है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए एक बेहद अहम सवाल पर विचार करना लाजमी है। सब माइक्रो मॉसफेट्स लगातार और छोटे होते जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इंजीनियर्स इस रैपिडली राइजिंग सब थ्रेशोल्ड लीकेज को आखिर कैसे कंट्रोल करेंगे, जो ग्लोबली पावर कंजम्पशन के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है? ये एक ऐसी चुनौती है जो आगे चलकर और भी बड़ी होने वाली है। तो ये था मॉसफेट का एक स्ट्रक्चर्ड विश्लेषण। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और साइंस की इस दुनिया को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहिए।